करना स्टार्ट कीजिए। देखिएगा, पॉवर्टी रेफर्स टू द स्टेट, it is a state in which a person is unable to fulfill the basic needs of life. बेसिक नीड्स का एग्जांपल हम जानते हैं पहले से, 5 चीजें आती हैं इसमें: फूड, क्लॉथ, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। अब तो एजुकेशन को गवर्नमेंट ने 3 इयर्स से लेके 18 इयर्स तक बेसिक नीड में काउंट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे अभी तक का जो सिस्टम था वो था कि 10th क्लास तक फ्री एजुकेशन है, अब 18 तक उन्होंने मतलब फ्री कर दिया, 12th पूरा फ्री कर दिया, काफी चेंजेस किए हैं। आज ही न्यूज आई है। 5 बेसिक नीड है। गरीबी की बात करें, एक ऐसी स्टेट में पर्सन बैठा हुआ है जिसमें उसके पास खाने को, पहनने को, रहने को, हेल्थ नहीं है बिल्कुल, एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स वो उठा रहा है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, अगर हम एरियाज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमें 2 जगह पुअर लोग मिल सकते हैं। आप भी ऐसे चार्ट बना लेना। इंडिया में हमें 2 जगह पुअर लोग मिल सकते हैं, एक तो रूरल एरिया में और दूसरा डेफिनेटली अर्बन एरिया में हमें गरीब लोग मिल सकते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो बंदा गांव में रहता है और गरीब है, ये कौन लोग हैं? ये आपके लैंडलेस फार्मर्स हैं। कोई पूछे कि गरीब वहां पर रूरल एरिया में कौन लोग हैं एग्जैक्टली, तो ये अपने पास कौन लोग हैं जी? जिनके पास लैंडलेस हैं, फार्मर्स हैं, या मान लीजिए लेबर्स हैं, जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, टेनेंट्स हैं ये। ठीक है जी। इसके अलावा इनके बारे में हम ये कह सकते हैं, दे कांट अफोर्ड 2 मील्स अ डे। और ये बात हम पूरी एक पर्सन के हिसाब से कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक पूरी की पूरी फैमिली में 10 लोग रहते हैं। पुअर लोगों की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये भी है कि इनकी फैमिली बिग फैमिलीज होती हैं। फैमिली प्लानिंग की इनको नॉलेज नहीं रहती है। आपने हमेशा देखा होगा इनके यहाँ पर जो फैमिली का साइज है वो ज्यादा बड़ा रहता है, एक ही के घर में 4-5 बच्चे होते हैं। उसके पीछे इनकी सोच कुछ ऐसी होती है, जितने ज्यादा लोग होंगे कमा पाएंगे, पर ये नहीं सोचते उनको बड़ा कैसे करेंगे हम। तो मान लो 10 लोगों की फैमिली है, तो हम इंडिविजुअली भी बात करें तो एक पर्सन के लिए भी 2 मील्स अ डे नहीं है। तो जब एक के लिए नहीं है तो पूरी फैमिली भूखी ही सोएगी शाम में। अब अगर हम बात करें कि अर्बन एरियाज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गरीब लोगों के, तो आप इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं, दे possess very few assets। एसेट्स से हमारा कहने का मतलब है थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस हो, आपके पास कोई रहने की जगह हो, कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह हो। जैसे कहते हैं ना अभी भाई बहुत सारा सोना है, कभी दिक्कत आई तो बेच के काम चला लेंगे। तो इन अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में, सॉरी रूरल एरिया के कंपैरिजन में अर्बन एरिया के पुअर्स की बात करें, ठीक है इन पे थोड़ा बहुत पैसा होता है पर उतना नहीं होता, रहते ये भी गरीब ही है। अब आप बात करें इनके घर की, तो ज्यादातर दे आर लिविंग इन स्लम्स, या इनको आप ये कह सकते हो बेक्ड मड से बने हुए इनके घर होते हैं। बेक्ड मड होती है कच्ची मिट्टी का घर। ठीक है जी, जो फटाफट से आंधी तूफान आएगा जल्दी से टूट जाएगा, फिर ये थोड़े थोड़े टाइम में बनाना शुरू कर देते हैं। अर्बन एरिया के अंदर जो पुअर्स की पॉपुलेशन है वो ज्यादातर रूरल एरिया से माइग्रेट होके आती है। अच्छा। अर्बन पुअर्स की आप सब ये नोट करते हैं ना, आपके लिए नोट्स तैयार हो जाएंगे, थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ लेना। यस यस। अर्बन पुअर इंक्लूड ह्यूज ओवरफ्लो फ्रॉम, इन लोगों के पास जो गरीब लोगों की जो क्वांटिटी है वो सारी की सारी गांव से आई होती है। जैसे आपने कोई मूवी देखी हो पुरानी, कोई सीरियल देखा, उसमें कहते हैं गांव में कोई बच्चा है वो कह रहा है कि मैं शहर जा रहा हूँ कमाने। yes, ठीक है जी, तो शहर जा रहा हूँ कमाने, तो सारे के सारे लोग शहर ही आ जाते हैं।
मान लीजिए कोई भी यूपी के कोई रिमोट विलेजेस हैं, बिहार के विलेजेस हैं, झारखंड के विलेजेस हैं, तो वहां से सारे के सारे ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर माइग्रेट होके आते हैं। ठीक है, इतना नोट किया आपने? अच्छा, यस सर। ठीक है ना, समझते भी चलिएगा, इसमें ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, नोट्स बन जाए, आपको लर्निंग हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है सर। अब अगर आपसे पूछें कि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ऐसा आप उनके अंदर देखते हैं कि आप कहेंगे कि हाँ हो सकता है कि ये गरीब है, गरीब लोगों के ज्यादातर क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहला यस फीचर आप इसके अंदर लिखिएगा, बिगर फैमिलीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनकी फैमिली का साइज काफी ज्यादा होता है, अगर आप अर्निंग कर भी रहे हो तो आप पर कैपिटा नहीं आप खिला पाओगे बिठा के। यस सर। ठीक है जी। हाँ इसके सर। अलावा गरीब लोगों में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप क्या करोगे 12th के बाद, कुछ सोचा है आपने? यस सर, सोचा कि मतलब इको कौन इको से ऑनर्स, कॉलेज जाएंगे या फिर, हाँ। इको ऑनर्स कहा था क्या आपने? कहा था मुझे एक बार इको ऑनर्स करना है, आपने कहा था ना? यस सर, मैंने कहा था, हाँ। हाँ, तो मान लो आपने इको ऑनर्स कर लिया, आपने कहीं से मास्टर्स की भी डिग्री ले ली, कोई आपने कोर्स कर लिया, मान लो मास्टर्स भी इको में कर लिया, तो आपकी जॉब अच्छी जगह लग जाएगी। जो भी आपकी सर्विस है, जितना वो कमांड करेगी आपको उतना पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो यस अगर सर, हम हाँ। बात करें, जो हमारी मान लो नॉर्मल लोग हैं, अपर मिडल है, रिच क्लास है, जो मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो जाओगे तो यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन एवर इन योर लाइफ। बट इन यस सर। लोगों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए एक मेल वर्कर अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर काम करने की बात करता है तो उसको 400 रुपीज दे रहे हैं पर मंथ पर डे, लेकिन वही अगर फीमेल वर्कर जाकर काम करती है तो उसको 200 या 250 रुपीज मिल रहे हैं। उसके दो रीजन हो सकते हैं कि फीमेल वर्कर काम ज्यादा नहीं कर पाएगी, प्लस वो फीमेल है, तो जेंडर इनइक्वालिटी यहाँ बहुत मिलती है। ओके सर। ठीक है जी, जेंडर इनइक्वालिटी दूसरा पॉइंट। इसके अलावा जो हेल्थ एंड सैनिटेशन और एजुकेशन वाला पॉइंट था, उससे रिलेटेड आप इसमें 3 पॉइंट्स जोड़ सकते हो। पहली प्रॉब्लम इन लोगों को हंगर की रहती है, हंगर जब बढ़ जाता है तो वो स्टारवेशन बन जाता है, और यस सर। स्टारवेशन अगर लंबे समय तक रहे तो माल न्यूट्रिशन बन जाता है। पूरा सीक्वेंस है जी, क्योंकि वो 2 दिन का भी एक दिन में 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहा, धीरे धीरे वो चीज भुखमरी में बदलेगी और एक लॉन्ग टाइम स्टारवेशन कन्वर्ट हो जाती है माल न्यूट्रिशन में। माल न्यूट्रिशन सिंपल मतलब है कि आपके अंदर भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी है। ओके। ठीक है जी, खाने हाँ पीने सर। को मिलता नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं वो नहीं मिलती इन्हें। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का मतलब जो पैसे देके चीजें मिलती हैं, जैसे एजुकेशन है, वो इन्हें नहीं मिलती। ओके। तो आप इसमें हेडिंग लिख सकते हैं, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। जो नॉर्मल बेसिक एजुकेशन है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल की हालत ठीक नहीं है जरा सी भी। कई बार न्यूज यस में सर। भी आता है, वो लोग दिखाते हैं कि टीचर्स ही पढ़े लिखे नहीं है, पता नहीं वो टीचर कैसे बन गए। यस सर, हाँ। गवर्नमेंट स्कूल की हालत छोड़ दीजिए, और प्राइवेट स्कूल्स में क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं है, पैसे नहीं है, तो लिटरेसी वो इलिटरेट रह जाते हैं। गरीब लोगों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम कर्जा भी है। ये लोग आधे से ज्यादा जिंदगी कर्जे में बिता देते हैं जी। ओके। डेट ट्रैप, यस सर। चाहे वो आपका रूरल एरिया के अंदर का पर्सन हो चाहे अर्बन, क्योंकि देखिए बात क्या है, इन लोगों की मार्केट में क्रेडिबिलिटी नहीं होती। सिंपल है। अब जैसे मान लो एक नॉर्मल हाँ। पर्सन लोन लेने जाता है तो उससे 2 सवाल पूछते हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आपकी कोई जॉब है। जॉब वाला बंदा है हाँ। तो वो अपनी सैलरी स्लिप दिखा देगा, इनकम प्रूफ। अब कोई नॉर्मल बिजनेसमैन है वो अपनी आईटीआर दिखा देगा जो इनकम टैक्स भरता है। पर ये गरीब लोग के पास दोनों ही चीजें नहीं होती, क्योंकि ये फॉर्मल सेक्टर में काम नहीं करते, तो इनकी क्रेडिबिलिटी यस नहीं सर। होती बाजार में। क्रेडिबिलिटी का मतलब, अच्छा। अगर ये लोन लेने जाएंगे तो बैंक इनको लोन नहीं देगा भाई, कि आप चुकाओगे कहाँ से, आपके पास एसेट्स नहीं है। तो ये लोग जो यस लोन सर। लेने जाते हैं वो लेने जाते हैं प्राइवेट मनी लेंडर से। अच्छा। प्राइवेट मनी लेंडर्स की बात करें, जैसे मान लो मैं किसी गांव में रहता हूँ, तो मेरे गांव में ना कुछ 4-5 जमींदार होंगे, बड़े बड़े अमीर लोग। हाँ। तो मैं उनके पास जाऊंगा, अब वो मुझे जानते भी हैं कि भाई ठीक है ये यहीं रहता है, ये यहाँ पर किसान है, खेती करता है, तो मैं उनसे पैसे मांगूंगा वो दे देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो मेरे से वसूल कर लेंगे मारपीट करके।
ठीक है ना, उनको पता है। Yes, sir. बैंक वाले ये सब चक्करों में नहीं पड़ते। तो प्राइवेट मनी लेंडर से आप कर्जा लेते हो, वो ब्लैंक पेपर पे अंगूठा लगवा लेता है आपका, उस पर कुछ भी लिखता रहता है बाद में। वो बेचारा गरीब आदमी, अच्छा, उसे कोई कैलकुलेशन नहीं समझ आती है, उसको समझ ही नहीं आता मेरा कर्जा ही नहीं उतर रहा अभी तक। ठीक है अच्छा, जी। तो हाँ हाँ एक सर। पॉइंट और लिख लेते हैं, ताकि अगर 6 नंबर में भी, वर्स्ट सिनेरियो में 6 नंबर में आए तो हमारे पास रेडी हो। तो आप एक पॉइंट और लिख लो इसमें, Yes, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, लैक ऑफ फैसिलिटीज। पॉइंट्स तो बड़े सारे हैं पर आप 6 लिख लो, सफिशिएंट है। okay, sir. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। देखो मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड के अंदर डेली बेसिस पे लाखों लोग मर रहे हैं सिर्फ पानी से होने वाली बीमारियों से। हमको छोटे लेवल पर ये चीज बहुत अच्छा, अजीब लगती है कि क्या दिक्कत है, पानी आता तो है ही, लेकिन आप अगर इसको ग्लोबल लेवल पर देखो तो वाटर बॉर्न डिजीज से बहुत लोगों की डेथ हो रही है। जो एक बेसिक नेसेसिटी होती है ना, कि आपके घर में टैप वाटर आता है क्या, आपके घर में नल लगे हुए हैं, टैप वाटर हम्म, फैसिलिटी नहीं है बहुत सारे घरों में। अच्छा, ओके, ठीक है, yes, तो बाहर से ला रहे हैं, वो होता है ट्यूबवेल का पानी, बर्मा कहते हैं उसे हिंदी में, बर्मा चला के ला रहे हैं, गंदा संदा पानी होता है, वही वो पी जाते हैं, yes, उसी sir. से खाना पकाते हैं। तो डेफिनेटली पानी की कमी है, पानी से होने वाली डिजीज बहुत ज्यादा है उनके पास। हम्म, ठीक है ना। अब जैसे हम लोगों के घरों में, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, हम लोगों के घरों में सब चीज है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर पहुंचती है, हम पैसे दे देते हैं, हमारे पास वाटर सप्लाई, क्लीन वाटर सप्लाई आती है एकदम डायरेक्ट। पर उन लोगों yes, के sir. पास जब घर ही नहीं है तो वाटर सप्लाई कहाँ से जाएगी, आप सोचिए। Yes, sir. स्लम एरिया है जहां लोग कूड़ा फेंकते हैं, वहीं वो बेचारे अपना घर बना के रह रहे हैं। यहाँ कौन वाटर सप्लाई देगा और कौन ये इसका बिल पे करेगा, तो प्रॉब्लम है उन लोगों को। ठीक है जी। Okay, okay, हाँ सर। आइए, तो ये 6 पॉइंट आप एक बार देख लो, कोई डाउट है तो। वैसे डाउट तो चैप्टर में आने ही नहीं आपको। यस सर, सही है, आगे चलते हैं। ठीक है जी, आइए फिर। हम्म, बड़ा आराम से निकल जाएगा ये चैप्टर, स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ओके सर, ओके। अब जरा बात करते हैं टाइप्स ऑफ पुअर्स की। तो इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप के पुअर लोग हैं। आप लिखिएगा एक बार। यस। एक होता है रिलेटिव पुअर, एक होता है एब्सोल्यूट पुअर। आइए जरा एक बार डिफाइन लिख लें इनकी, फिर बात करते हैं। लिखिएगा, इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू दोज पुअर हु आर पुअर, या लिखो हु आर पुअरर इन कंपैरिजन टू सम अदर पीपल, इन कंपैरिजन टू अदर पीपल या रीजन या नेशंस। ये लिखिएगा, फिर मैं समझाता हूं एग्जांपल देके। इधर लिखिएगा, दीज आर दोज पुअर हु लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। यहाँ पर एब्सोल्यूट 1 मार्क में क्वेश्चन भी आता है कि पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट कौन से वाले पुअर के लिए होता है, रिलेटिव या एब्सोल्यूट। तो आपका आंसर होना चाहिए एब्सोल्यूट पुअर। पॉवर्टी लाइन क्या ओके होती सर। है हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये एक बेंचमार्क होता है, इसके नीचे चले गए तो पुअर हो, उसके ऊपर हो तो नॉन पुअर हो। रिच नहीं कह सकते हम आपको। ठीक है, आइए देखिए ओके बात क्या है। आप एक बात बताइए, देखिए इंडिया की बात करते हैं। वैसे बाय द वे, इंडिया को वर्ल्ड बैंक ने लो इनकम ग्रुप के अंदर रखा हुआ है, लो इनकम मिडिल क्लास में रखा हुआ है पूरे के पूरे इंडिया को। सर। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया एक गरीब नेशन है। इंडियंस गरीब है या नहीं है वो डिपेंड करता है। ओके, यस सर। इज द डिफरेंस। आइए जी देखते जरा। अब मान लो हमने 2 कंट्रीज उठाई। एक कंट्री उठाई हमने, लेट से पाकिस्तान, और हमने उठाया अपना देश इंडिया। बताओ इन दोनों में से गरीब कौन है। पाकिस्तान। चलिए, अब मैंने एक कंट्री उठाई इंडिया, और एक कंट्री उठाई मैंने चाइना। इन दोनों में से गरीब कौन है। इंडिया। तो देखो, इंडिया ऊपर अमीर था और नीचे गरीब है।
Yes, तो sir. इसे कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, कि आप असली में गरीब हो या नहीं हो वो तो नहीं पता, लेकिन जिससे आपका कंपैरिजन किया जा रहा है उसके आगे आप गरीब हो। अच्छा, okay, sir. दिस इज कॉल्ड रिलेटिव, कंपैरेटिवली। रिलेटिव मतलब कंपैरेटिवली, असली में हो या नहीं हो वो देखना पड़ेगा, पर आप रिलेटिवली गरीब हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है मिस्टर राम, वो कमाता है एक दिन का 1 लाख रुपया। गरीब है क्या ये? No, sir. अरे तो अल्ट्रा रिच है, 1 लाख पर मंथ। और एक और हाँ, पर्सन है, मान लो मिस्टर श्याम, ही इज अर्निंग 1 करोड़ रुपीज पर मिनट। तो मिस्टर राम अब गरीब है कि नहीं है? yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। मिस्टर राम को फर्क भी नहीं पड़ेगा कि कोई उसे रिलेटिव पुअर कहेगा, तो हर कोई रिलेटिव पुअर तो है। अपने से ऊपर वाले से Yes, खुद को sir. कंपेयर कर लो तो आप रिलेटिव पुअर तो निकल ही जाओगे। तो ठीक है सब जी। रिलेटिव पोर होता है। हाँ, आप अगर मतलब किसी न किसी के कंपैरिजन में, ओके सर। ठीक है ना, किसी, आप जब मान लो आप किसी को रिलेटिव पुअर कह रहे हो तो वो पूछेगा ना कि किसके कंपैरिजन में कह रहे हो। हाँ, तो आगे चलें फिर, क्लियर है यहाँ तक पक्का? यस सर, सर क्लियर है। पर रिलेटिव पुअर की एक लिमिटेशन ये है कि आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो पर्सन अगर पुअर है तो कितना पुअर है, वो जेन्युइनली पुअर है या नहीं है कि नहीं है ये बात? यस सर, ये वही। पर्सन 1 लाख हाँ, रुपए कमा रहा है, आप इसे रिलेटिव पुअर कह रहे हो, क्या ये कभी जिंदगी में एब्सोल्यूट पुअर की लिस्ट में आ पाएगा? कभी नहीं आएगा वो। नहीं। जैसे मैं आपको थोड़ा बताऊं, एब्सोल्यूट पुअर वो लोग हैं अर्बन एरिया में जो एक महीने में 1,000 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। भाई तो हमारा ये 1 लाख कमा रहा है एक दिन के, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस सर, हाँ। तो अगर हम बात करें रिलेटिव पुअर की, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप पता नहीं लगा पाओगे कि वो एग्जैक्टली कितना पुअर है, या पुअर है भी या ओके नहीं सर। है। ठीक है जी, यस सर। आगे चलते हैं। एब्सोल्यूट पुअर का मतलब है कि अगर हम आपको गरीब कह रहे हैं तो आप गरीब हो, किसी के साथ आपका कंपैरिजन नहीं कर रहे। वी हैव सेट अ बेंचमार्क, दिस इज अ लाइन। आप डेफिनेशन लिखिए, मैं डिक्टेट करा देता हूं। यस। Poverty line is used as a standard. Poverty line is यस used सर। as a standard to measure the number of poor people. Poverty line is used as a standard to measure the number of poor people. ओके सर। It is generally based on, लिखिएगा, it is generally based on यस सर। consumption level और एक्सपेंडिचर लेवल। नहीं, रुकिए रुकिए, कंजम्पशन लेवल और कैलोरी इनटेक लेवल, ये लिखिएगा फिर बात करेंगे। कंजम्पशन लेवल और कैलोरी इनटेक लेवल। ओके सर। ठीक है जी, आइए जरा आगे चलते हैं। मीनिंग तो आपको पता चल गया कि आप भैया अगर आप इस लाइन के नीचे हो तो आप पक्का पुअर हो, यस सर। इस लाइन के ऊपर हो तो आपको हम रिच नहीं कहेंगे, हम आपको नॉन पुअर कहेंगे। यस सर। आइए जी, अब थोड़ा और डिस्कशन करते हैं, आगे चलते हैं। तो poverty आप एक तरह से कट ऑफ पॉइंट कह सकते हैं कि अगर इतना आ गया तो पुअर हो, जैसे कट ऑफ निकलती है ना कॉलेज, इतना आ गया तो एडमिशन मिल जाएगा। यस इस इतना नहीं कमा रहे हो तो आप पुअर हो, तो हम सरकार आपके लिए कुछ ना कुछ करेगी। चलिए, पॉवर्टी लाइन की सर। सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है, इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है, लिखिएगा, एक मेजर लिमिटेशन से ये गुजरती है। आप अगर इस लाइन के नीचे हो तो आपको पुअर कह देंगे। यस सर। लिखिएगा, इट मेजर्स द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, विच मेजर्स एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो ध्यान रखिएगा। इट मेजर्स एब्सोल्यूट पॉवर्टी बट डज नॉट, it measures absolute poverty but does not differentiate between poor and very poor. गरीबों में भी अमीर होते हैं कुछ, ओके सर। सीधी बात है। देखिए, आप एक लाइन के नीचे हो आप पुअर हो,
पर इस लाइन के नीचे कुछ लोग बहुत नीचे होते हैं, उनको ज्यादा जरूरत होती है सरकार की मदद की, लेकिन हम इन यहाँ बैठे हुए लोगों को मदद कर पाते हैं। मान लो कुछ जो बहुत दूर रिमोट लेवल पर बैठे हैं, उन तक हमारी मदद पहुंच ही नहीं रही है। तो पॉवर्टी लाइन की एक ये भी दिक्कत है। हम ज्यादातर जो ओके पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते हैं वो हम कैलोरी इनटेक के बेसिस पे करते हैं। मैं इसकी भी आपको हिस्ट्री बताऊंगा, ये सीन कहाँ से सेट हुआ है। हम यस ज्यादातर पॉवर्टी लाइन कैलोरी इनटेक के बेसिस पे करते हैं, और ये बार बार चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम बात करें रूरल की, अब देखो रूरल एरिया के अंदर इंसान फिजिकल वर्क ज्यादा करता है, मेहनत मेहनत वाला काम ज्यादा करता है। यस तो उसको हम कहते हैं आप 200 कैलोरीज पर डे अगर आप कंज्यूम कर पाते हो, 24 सॉरी गलती हो गई, 2400 कैलोरी पर डे अगर आप कंज्यूम कर पाते हो, तो आप ठीक हो, हम आपको मानेंगे कि आप पुअर नहीं हो। पर अर्बन एरिया के अंदर कहा जाता है कि इंसान मेहनत वाला काम कंपैरेटिवली रूरल के कंपैरेटिवली कम करता है। तो यहाँ पर जो मिनिमम कैलोरी इंटेक है वो 2100 कैलोरीज है। ओके ठीक सर है जी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एफडीए, वो सजेस्ट करता है एक नॉर्मल एडल्ट को 2000 कैलोरी खानी चाहिए। 2000 कैलोरी। अगर आपको अपना जो भी वेट है वो मेंटेन करके रखना है, जितना भी है, आप मोटे हो पतले हो, बहुत मोटे हो बहुत पतले हो, वो वेट मेंटेन करना है, 2000 कैलोरी खाते रहो। कम करना है तो आप डेफिसिट में आ जाओ, बढ़ाना है तो सरप्लस में आ जाओ। पर देखो यहाँ पर 2100 और 2400 इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि दोनों ही कैटेगरी के लोग फिजिकल वर्क करते हैं। ठीक है जी। यस सर अब बात यह है, 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी के बेसिस पे एक फूड बास्केट तैयार की जाती है कि आप ये खा लो, इतना खा लो, ये वाला फ्रूट खा लो, ये वाली मेडिसिन खा लो, ये सारी चीजें इसमें इसमें सारी चीजें रखी जाती हैं। इसको फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा। हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर हाँ। मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज कॉल्ड मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपकी कैलोरी इनटेक के बेसिस पे, जैसे रूरल में हो तो 2400 कैलोरी, अर्बन में हो तो 2100 कैलोरी, उस बेसिस पे हम एक बास्केट, फूड बास्केट तैयार करते हैं आपकी। उसमें फूड बास्केट में कभी कभी हम मेडिसिन भी इंक्लूड करते हैं, काफी सारे एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड करते हैं। तो आपका जो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इफ यू आर लिविंग इन रूरल एरिया, इट शुड बी अराउंड 816 रुपीज पर पर्सन। ओके सर लेकिन अगर आप इसे देखो, ये हद से ज्यादा कम है, 816 रुपए एक महीने के। इट कम्स अराउंड 27 रुपीज पर डे। अच्छा और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ लगे हाथ, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, या आई गेस वर्ल्ड बैंक नहीं है, सब चीज वर्ल्ड बैंक थोड़ी बताता है, यूनिसेफ है। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग $1.25 है पर डे का। इसको अगर आप डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करोगे, अब वो बार बार फ्लक्चुएट करता है, तो मैं 70 रुपीज वैल्यू मान के निकाल देता हूँ, तो करीब करीब 87 रुपीज पर डे। तो देखो इंडिया के अंदर बेंचमार्क ही उन्होंने इतना कम कर रखा है भाई। यस सर हमें यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि अगर आप एक दिन में 90 रुपए भी खर्च नहीं कर रहे हो तो आप गरीब हो। इंडिया कहता है नहीं नहीं, 816 पर पर्सन हमारे यहाँ। तो देखो बात क्या है, एक बार ना कुछ साल पहले न्यूज आई थी, शायद कांग्रेस का टाइम था, कि मनमोहन जी की सरकार ने ना पॉवर्टी लाइन को रिवाइज किया था कि हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस समय ना मीडिया ने न्यूज चलाई थी कि गरीब तो हटा नहीं पाए, तो गरीबों को ही हटा दिया। गरीबी तो हटा नहीं पाए, गरीबों को ही हटा दिया। उन्होंने क्या किया, मान लो ये जो लाइन है, इस लाइन को और नीचे ले गए, तो जो पहले से इस लाइन के नीचे अच्छा था वो ऊपर आ गया अपने आप नेचुरली। तो अब उसको हाँ सरकार की मदद नहीं मिला करेगी। तो ऐसा है। तो न्यूज आई थी कि पॉवर्टी तो हटा नहीं पाए, तो पुअर को ही हटा दिया। ठीक है ना? ओके ओके तो सर ऐसा मतलब मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो नई सरकार ने भी ऐसा कुछ खास नहीं उखाड़ा है इसको लेके। तो 87.2 रुपीज, अगर मान लो 90 रुपीज मोटा मोटा यूनाइटेड नेशन कह रहा है, आप उसकी उसको भी आप 1/3 से भी कम रख रहे हो, तो ये दिक्कत तो है। और ये भी आप कम नहीं कर पा रहे। द प्रॉब्लम इज, इसे भी कम नहीं कर पा रहे, इस वाली गरीबी को भी, जो तुम्हारे हिसाब से गरीब है उसे भी आप कम नहीं कर पा रहे। यस सर हाँ अर्बन में ये रेट 1000 रुपए है। अच्छा अर्बन में इन्होंने इसे 30 रुपीज हो जाएगा ना, जब आप 1000 को 30 दिन से डिवाइड करोगे, इट विल कम अराउंड यस सर 33 या 30 रुपीज। तो इन्होंने ये रेट रखा हुआ है। ऑलरेडी ये रेट काफी कम रखा गया है।
ठीक है जी। यस सर। आइए फिर, तो पॉवर्टी लाइन का जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है वही उसका एक डीमेरिट भी है कि पॉवर्टी लाइन के पीछे वाले लोग पुअर हैं और आगे वाले लोग नॉन पुअर हैं। आप बना लीजिएगा, ये लाइन आपकी वैसे एनसीईआरटी में भी बनी हुई है। अब जरा यस यहाँ सर। देखिएगा, इसकी थोड़ी सी बात करें। पॉवर्टी लाइन यहीं पे रुक जाती है, लेकिन हम चाहें तो पुअर की भी कैटेगरीज बना सकते हैं, नॉन पुअर की भी हम कैटेगरीज बना सकते हैं। अगर आप नॉन पुअर की यस बात करें तो इसमें ये लोग होते हैं नॉट सो पुअर, कि देखो जी आप ऑलमोस्ट गरीबी के करीब हो, पर ठीक है आप गरीब नहीं हो, आप ऊपर हो। इसके आगे अपने पास आ जाती है मिडिल क्लास। इसके आगे हमारे पास आ जाते हैं, लिखिएगा, अपर मिडिल क्लास। इसके आगे आप ले सकते हो रिच। इसके आगे आप ले सकते हो वेरी रिच। इसके आगे आप ले सकते हो मिलियनियर्स एंड देन बिलियनियर्स। ठीक है जी। पूरे वर्ल्ड में कोई भी यस। पर्सन ट्रिलियनियर तो नहीं है अभी तक, बिलियनियर तक ही रुके हुए हैं सब। हाँ। ठीक है, आइए जी। तो पुअर नॉट पुअर की तो बात हमने कर ली। इसमें सिंपल है भाई, ऑलमोस्ट गरीब हो पर ठीक है नहीं हो, ऊपर हो, मिडिल क्लास, अपर मिडिल, रिच, वेरी रिच, मिडिल और मिलियनियर बिलियनियर। इधर आते हैं जरा, जिस पे चैप्टर कर रहे हैं हम अपना। इन यस। इन लोगों की अगर हम बात करें तो इनकी हम कैटेगरीज बना सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है क्रॉनिक पुअर्स। ओके। क्रॉनिक डिजीज कैसी होती है, जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, खत्म ही नहीं होती। यस सर। क्रॉनिक, ओ मैंने डिजीज ही लिख दिया गलती, सॉरी, क्रॉनिक पुअर। यस सर। क्रॉनिक पुअर वो पुअर हैं जो जिंदगी भर पुअर ही रहेंगे, पुअर पैदा हुए थे, पुअर पॉवर्टी में ही जिएंगे, वहीं मरेंगे। अच्छा ये ओके सर। क्लियर है। ये ज्यादातर गरीब रहते हैं। इनके अंदर भी दो टाइप के लोग आते हैं, एक आते हैं ऑलवेज पुअर। क्रॉनिक पुअर में एक लोग आते हैं ऑलवेज पुअर। जैसे अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये मेरी पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। यस सर। तो इनकी जो इनकम है वो यहाँ रहती है, आप देख रहे हो ग्राफ, ये कभी भी इस ग्राफ से बाहर नहीं आते। अच्छा ओके। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। यस। उसके बाद आते हैं यूजुअली पुअर लोग। यूजुअली पुअर मतलब आप ज्यादातर गरीब रहते हो, कभी कभार तुक्का लग जाता है तो आपके पास पैसे आ जाते हैं। इनका अगर आप ग्राफ देखें तो इस तरीके का है कि ये देखिए, ये आ गया एक आध बार बाहर, ज्यादातर ये नीचे ही रहता है। इसके अंदर आप ले सकते हो, इसमें तो देखो ऑलवेज पुअर के अंदर जो रह रहे हैं वो बिल्कुल लैंडलेस लेबर्स हैं, जिनके पास कोई पैसा नहीं है। एक एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा बस। हाँ जी, आवाज आ रही है। यस सर। हाँ सर, तो देखिए जरा, ऑलवेज पुअर के अंदर जो कभी जिसके पास पैसा नहीं आ पाएगा, इसके अंदर आप एग्जांपल लिख लीजिएगा, टिलर्स या टेनेंट्स। इनके पास कुछ नहीं होता, कभी भी कुछ नहीं होता, हर समय ये लोग डेट कर्जे में डूबे रहते हैं, बहुत भयानक गरीबी होती है इनकी लाइफ में। यूजुअली पुअर के अंदर आप लिख सकते हैं सीजनल वर्कर्स हैं। सीजनल वर्कर्स हैं, कभी काम आ गया तो हो जाता है इनका, अदरवाइज ये ज्यादातर गरीब रहते हैं। कभी सोसाइटी में कोई काम आया तो हो गया, अदरवाइज ये गरीब रहते हैं सब। ठीक है जी। अब जो दूसरे टाइप के पुअर हैं वो है ट्रांजिएंट पुअर, जो क्रॉनिक से थोड़ा सा बेटर सिचुएशन में है। तो पॉवर्टी लाइन की यही प्रॉब्लम है। होता क्या है, कई बार हम इन लोगों की मदद तो कर पाते हैं, जो क्रॉनिक वाली लिस्ट में उनकी मदद ज्यादातर नहीं हो पाती। अच्छा। क्रॉनिक पुअर के अंदर, अच्छा आपको ये दोनों डायग्राम बन गए ना, क्रॉनिक के तो कोई दिक्कत नहीं है, यस ऑलवेज और यस। यूजुअली। ठीक है, आइए ट्रांजिएंट पुअर्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी दो कैटेगरी है। ये है चर्निंग पुअर, जिसका अंदर बाहर काम चलता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। ये ऐसा बंदा है कि भाई ज्यादातर तो ये बाहर क्या कहते हैं, कभी मान लो इसका सीजन आ गया, इसकी खेती बाड़ी अच्छी हो गई, बहुत पैसे, फसल उग गई तो ऊपर, अगले साल फसल खराब हो गई तो नीचे, फिर फसल आ गई ऊपर, ऊपर नीचे इसका चलता रहता है। इसके अंदर आप एग्जाम्पल जो लिखेंगे वो लिखिएगा स्मॉल फार्मर्स का। हम फार्मर्स की बात कर रहे हैं। ऊपर जो मैंने बात की थी वो टिलर्स थे, टिलर्स के पास कुछ नहीं होता जी, उनके पास छोटे छोटे इक्विपमेंट्स की भी कमी रहती है। ठीक है यहाँ तक। वो करते क्या है सर?
हाँ फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई सही से। मैं कह रही थी कि जो टेलर्स और टेनेंट्स हैं वो क्रॉनिक पुअर में है, पर खा पी तो वो भी रहे हैं, तो वो करते क्या है? ये लोग काम वही करते हैं खेती बाड़ी का, लेकिन ये लोग इतने जबरदस्त कर्जे में रहते हैं, ये लोग डेट ट्रैप में फंसे रहते हैं। इनका सारा पैसा किराया, ओ क्या कहते हैं, इंटरेस्ट चुकाने में ही खर्च हो जाता है। अच्छा अच्छा, और जो मैं ओके नीचे सर। स्मॉल फार्मर्स की बात कर रहा हूँ, इन पे कुछ थोड़ी बहुत जमीन होती है जिससे थोड़ी बहुत खेती बाड़ी हो पाती है। उनके कंपैरिजन में इनके पास थोड़े से एसेट्स होते हैं, तो ये जब मान लो कि इनकी फसल अच्छी होगी तो ये अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं। पर कभी फसल खराब हो गई तो नीचे चले जाते हैं। अब आप खुद ही सोचो फसल खराब क्यों हो गई, क्योंकि इनके पास फैसिलिटीज नहीं है। यस सर। ठीक है। उसके बाद ये आते हैं हाँ। जी, ये हैं गरीबों के अमीर, ओकेशनली पुअर। अच्छा। ये थोड़ा स्मॉल फार्मर से बेटर सिचुएशन में होते हैं, इनके पास पूरा साल कुछ ना कुछ काम रहता है करने को। इसमें आप एग्जांपल ले ठीक है। सकते हो पीपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री आपने शायद क्लास 11th में नाम सुना होगा, 1 लाख रुपए से जो बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। यस सर। पीपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, मान लो कोई ये मटका वगैरह बना रहे हैं, मिट्टी के बर्तन कुछ करके काम कर रहे हैं, तो ज्यादातर ये ऊपर ही रहते हैं, कभी कभी ये लोग नीचे आते हैं। ठीक है, इनका ऐसे चलता है। ओके सर। जब बिल्कुल ही काम नहीं है तो नीचे आ जाते हैं। तो एक बार पूरा रिकैप करते हैं, आइए एक बार। एक है जी बिल्कुल टोटल गरीब, कुछ नहीं हो सकता, वो है बेचारा बिल्कुल जीरो, कुछ कोई एसेट नहीं है। ये लोग पता है मैं बताऊं, इनके पास रहने की भी जगह नहीं होती है। जिस जिस लैंडलॉर्ड के खेत में काम कर रहे होते हैं ना, ये सोते भी उधर ही है। इनके इतने बुरे हाल अच्छा। होते हैं। ठीक है ना। इनके पास सोने की नहीं, पूरा परिवार वो वहीं सो रहा होता है। उसको फार्म बिल्डिंग कहते हैं। जो खेत होता है ना, खेत का हाँ ध्यान सर। वगैरह रखने के लिए, फसल काट के स्टोर करने के लिए छोटी सी बिल्डिंग होती है, उसे फार्म बिल्डिंग कहते हैं। ये वहीं ओके रह रहे सर। होते हैं। बिल्डिंग तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये बहुत खराब जगह होती है, यहाँ रहने लायक नहीं होती। यहाँ पे सब वो फर्टिलाइजर्स या कोई इक्विपमेंट या फसल काट के रखी है तो सेव करके रखते हैं वहां पे। ठीक है जी। ओके तो सर। टिलर्स की बात करें, ये वहीं सो जाते हैं बेचारे, इनका हाल बहुत बुरा है। उसके बाद हम हाँ। बात करते हैं, अब देखो इनको सरकार जानेगी कैसे। इनका हाल इतना बुरा है, इनके कोई बैंक अकाउंट्स नहीं होते, इनका कोई कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता, इन तक सरकार बेचारी पहुंच ही नहीं पाती। सर ये जो क्रॉनिक पुअर है, ये अर्बन एरियाज में कौन होते हैं? क्रॉनिक पुअर अर्बन एरियाज के अंदर तो बहुत कम मिलेंगे। अर्बन एरिया में हमें ट्रांजिएंट पुअर मिल जाएंगे, अच्छा अच्छा, ओके सर। या ज्यादा ज्यादा से ज्यादा आपको सीजनल वर्कर मिल जाएंगे। अर्बन एरिया में देखो एक बार पर्सन आ जाता है तो उसको काम मिल ही जाता है। ओके तो सर। आप ट्रांजिएंट पुअर की कैटेगरी में आ सकते हो। अर्बन में, अर्बन के अंदर ज्यादातर आपको ये लोग मिलेंगे ओकेशनली पुअर, या ज्यादा से ज्यादा आपको चर्निंग पुअर मिल जाएंगे कि भाई काम अंदर बाहर चलता रहता है। जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आपको मिल गया काम, आपने 2 महीना लगा के काम किया तो बहुत पैसे जमा कर लिए, फिर अब कोई काम नहीं हो रहा, अब जैसे इस समय कंस्ट्रक्शन का काम कहीं नहीं हो रहा, तो ये लोग नीचे ही यस बैठे सर। हुए हैं। ठीक है ना। तो अर्बन एरिया में आपको हाँ। ज्यादातर चर्निंग पुअर मिल जाएंगे और ओकेशनली पुअर मिल जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है जी, चलें आगे फिर। हाँ सर। तो पॉवर्टी लाइन का मैंने आपको लिमिटेशन बताया कि पॉवर्टी लाइन जो फोकस्ड है वो फूड पे फोकस्ड है, मैक्सिमम कैलोरी इनटेक पे फोकस है। यस सर। पॉवर्टी लाइन के अंदर आपने क्या क्या नहीं लिया, आपने एक तो लैक ऑफ रिसोर्सेस नहीं लिया, उसके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल रिसोर्सेस नहीं है उसके पास, कोई एसेट नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है। इसके अलावा आपने इसके अंदर एजुकेशन को काउंट नहीं किया। उसके अलावा इसके अंदर आपने हेल्थ को काउंट नहीं करा, वो भूखा मर रहा, वो कह रहा हूँ बीमारियों से मर रहा है, उसके पास बीमारी का इलाज करने का एक्सेस नहीं है। तो पॉवर्टी लाइन की ये लिमिटेशन है कि हर चीज कैलोरी के बेसिस पे नहीं होती। कभी मान लो बीमार है तो दवाई के उसके पास पैसे नहीं है, अच्छी एजुकेशन के पैसे नहीं है, इलिटरेसी वो फेस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन मानी जाती है। यस। ठीक है। ओके जी, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। यस सर। जो पॉवर्टी मेजरमेंट का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जी। इंडिया के अंदर 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया के अंदर पॉवर्टी की बात सबसे पहले किसने की थी? इंडिया में सबसे पहले पॉवर्टी की बात जिसने की थी उनका नाम लिख लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले पॉवर्टी का कंसेप्ट लेके आए थे। इन्होंने पॉवर्टी लाइन सेट की थी, जिसे आज हम कैलोरी के बेसिस पे सेट करते हैं ना, वो कंसेप्ट यही यस सर। लेके आए थे। कैसे लेके आए थे?
इन्होंने निकाला जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जेल जेन्युइन वाली जेल है, जो एक्चुअल जेल होती है, अच्छा। लॉकअप्स। जेल में जो कैदी लोग यस काम सर। कर रहे होते हैं, जेल में जो कैदी लोग काम कर रहे होते हैं उनको खाना मिलता है। सरकार ने ना उनकी कैलोरी फिक्स कर रखी होती है कि उनको क्या मिलेगा, ओके। कब उन्हें दाल खिलानी है, कब उनको चावल खिलाने हैं, कितना खिलाना है, सब चीज फिक्स रहती है। ना ज्यादा खिलाते ना कम खिलाते, जिंदा रहने लायक खिलाते हैं। तो गरीबों का भी कुछ ऐसा ही हाल है कि उन्हें भी जिंदा रहने लायक ही खाना है। यस तो सर। इन्होंने जो सिस्टम अपनाया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्होंने क्या किया कि जो जेल में कैदियों को जितनी कैलोरीज दी जाती है उनको एक स्टैंडर्ड बना के कैलकुलेट किया कि भैया ओके अच्छा आप ओके। यस बताओ, सर। जो आपके जो कैदी हैं उनको आप पूरे दिन भर में जो 3 टाइम थाली खिला रहे हो, 3 बार वो खाना खा रहे हैं, उसमें क्या क्या आप देते हो इन्हें। तो उसी बेसिस पर इन्होंने कैलोरी फिक्स करी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, जेल में तो सारे 18+ एडल्ट होते हैं ना, यस सर। लेकिन पुअर लोग सारे एडल्ट थोड़ी होते हैं, उसमें चिल्ड्रन है, उसके यस अंदर सर। फीमेल्स हैं, तो सब लोग बराबर तो खाते नहीं है। एडल्ट जितना थोड़ी खाता हाँ। है छोटा बच्चा। तो दादाभाई नौरोजी ने एक एडल्ट की टोटल कैलोरी को उठा लिया। उन्होंने कहा अच्छा एक ये थाली हो गई, ऐसा ऐसे ये कैलोरीज हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसको कैटेगराइज किया कि बच्चे, थोड़े बड़े, उनसे बड़े और एडल्ट, इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज कर दिया। जैसे मान लो जो बच्चे हैं, यस सर। बच्चों को इन्होंने रखा 1/3 पॉपुलेशन पे। इन्होंने कहा पुअर में 1/3 पॉपुलेशन गरीबों की ही होगी, ओ छोटे बच्चों की होगी। हाँ। 1/3, टोटल का 1/3। और उस 1/3 को भी इन्होंने कहा कि इसमें आधे बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खा पाते होंगे पूरे दिन में, वो मतलब नेग्लिजिबल, दूध पी लिया, माँ का दूध पी लिया, जो इन्फेंट बेबी यस बच्चे हैं सर। बिल्कुल। इन्होंने क्या किया, अच्छा ओके। जो टोटल गरीब लोगों की पॉपुलेशन है उसका 1/3 हिस्सा दे दिया बच्चों को, और बच्चों में भी आधा हिस्सा मान लिया इन्फेंट बेबीज को, जो बाहर का तो कुछ नहीं खाते, उनकी डाइट है नील। यस। अब बच्चों में 1/3 का आधा इधर आ गया, तो अभी 1/6 और बचा है। यस सर। देखो 1/6 तो खा रहे हैं नील डाइट, जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा। अभी 1/6 और बचा है। तो जो 1/6 बच्चे बचे उसको उन्होंने उन्होंने बोला दादा भाई नौरोजी ने कि ये एडल्ट से हाफ डाइट ले रहे हैं। मान लो एडल्ट अगर 2 रोटी खाता है तो ये आधी रोटी खा रहे हैं। अच्छा। और बचे कितने, 1/3। ये बच्चों का सीन तो सेट कर दिया, उसके बाद तो सारे के सारे एडल्ट ही हैं। तो जो 2/3 पॉपुलेशन है वो फुल डाइट ले रही है। अच्छा। ध्यान से समझिए, फिर से रिपीट करता हूँ, ये शायद आ सकता है कैलकुलेशन, देखिए फिर से। ओके इन्होंने सर। कहा ये है पुअर लोगों की पॉपुलेशन, इसका 1/3 हिस्सा है बच्चे, और 2/3 हिस्सा है एडल्ट। आप ऐसे बना लेना, समझ आ जाएगा। 1/3 हिस्सा है बच्चे। ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने कहा आधे बच्चे कुछ नहीं खा रहे हैं, 1/3 का भी आधा, 1/3 का आधा बिकम 1/6, ये खा रहे हैं जीरो। यस। और जो बचे हुए 1/6 है वो टोटल एडल्ट का खा रहे हैं हाफ डाइट। ठीक है सर। और जो 2/3 है, ये लोग तो अपना पूरा फुल डाइट ले रहे हैं, हाफ तो नहीं ले रहे होंगे। तो उसके बाद हमने हाँ ओवरऑल सर। टोटल किया, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1/12, ये हो गया 2/3। आप इसे अब सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 9/12, विच वी से 3/4। यस सर। तो जो एक एडल्ट कैदी की जो डाइट है, मान लो जो कैदियों की जो टोटल डाइट है उसका 3/4 कैलोरीज इन्होंने गरीबों के लिए फिक्स कर दिया। इसमें सारे लोगों को कवर कर लिया, एडल्ट्स भी आ गए, मेल भी आ गए, फीमेल आ गए, छोटे बच्चे भी आ गए। मतलब अगर हम कैदियों को ओवरऑल मान लो, एक पर्टिकुलर कोई जेल है या पूरे के पूरे इंडिया में जितने भी कहते हैं, मान लो उनको 1 लाख कैलोरीज खिला रहे हैं, तो गरीबों को खानी है 75 कैलोरीज, 75,000 कैलोरीज, तो उनका पेट भर जाएगा। ओके। इसमें उन्होंने बच्चे ठीक है वगैरह सर। सब लोगों को काउंट काउंट कर लिया है। ठीक है जी। यस सर। उसके बाद भी अगर हम देखें तो दादा भाई नौरोजी ने ये काम बहुत पहले किया था, जिस समय ब्रिटिशर्स थे इंडिया में। तो उनके बाद 1962 में एक बार ये अटेम्प्ट किया गया। प्लानिंग कमीशन, जिसको आज हम नीति आयोग कहते हैं, प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप बनाया कि आप देख लो, फिर से सेट कर लो। फिर 1979 में एक बार एक टास्क फोर्स रखी गई,
कि भाई गरीबों के लिए थोड़ा देख लो कितना खिलाएं पिलाएं। और एक Yes. बार लास्ट में 1989 में एक एक्सपर्ट ग्रुप रखा गया, आप ये लिख लीजिए, ये सारे 1 मार्क के लिए डेटा है। एक मिनट। लिखा? एक मिनट सर। यस सर। ठीक है जी, तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी के अंदर आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें ग्राफ बना हुआ होगा, डेटा होगा वो। यस सर। उसका हेडिंग कुछ ऐसे होगा, नंबर ऑफ पुअर्स इन इंडिया। ओके सर। ये देखो, इस पे आपने करना क्या है। इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब इस पे पता है क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, आपको इसमें लर्न कुछ नहीं करना, पहली बात। ओके। इसमें आपको जो डेटा बना हुआ है, आप एनसीईआरटी खोल के देखिएगा, जो डेटा आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है वो डेटा, और एक आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ है वो डेटा, ये आपको लर्न नहीं करना है। आपको स्कूल के टीचर शायद कहेंगे कि लर्न कर लो, पर जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में ये टेबल बनी हुई आएगी, ये ग्राफ बना हुआ आएगा, आपसे सिर्फ कहेंगे कमेंट करो इस पे। अच्छा। आईईडी के अंदर बहुत सारे टीचर कहते हैं कि लर्निंग कर लो, आप चार्ट के चार्ट लर्न कर लो, पूरे ग्राफ लर्न कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी देखो 2 साल ही हुए हैं सिर्फ ये वाला सब्जेक्ट 12th में आए, तो आप पिछले 2 साल के सैंपल पेपर सीबीएसई के जो आए हैं वो सारे देख लेना। कहीं पे भी उसने एक भी क्वेश्चन में ग्राफ नहीं पूछा कि आप पूरा ग्राफ हमें बताएं, मार्किंग करके टेबल नहीं पूछी। इवन वो टेबल और ग्राफ खुद से बना के दे रहा है क्वेश्चंस में, और पूछ रहा है कि आप इस पे कमेंट कीजिए कि ये क्या चीज है। ओके सर। तो जो नंबर ऑफ पुअर का जो इसमें जो एक टॉपिक आएगा, उसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि आप उनकी लैंग्वेज पढ़ लेना कि वो ग्राफ को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, वो आपको पढ़ने का काम है, हाँ। इसमें ज्यादा समझने का कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उसके अंदर आपको एक डेफिनेशन मिलेगी हेड काउंट रेशो, वो मैं लिखवा देता हूँ, वो 1 मार्क में अलग से भी आ ओके। सकती है। लिखिएगा, हेड काउंट रेशो इज द proportion of people, head count ratio is the proportion of people living below the poverty line। बहुत सिंपल है, अभी मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। ये 1 मार्क में अलग से डेफिनेशन आ सकती है, बाकी मैंने आपको जो बोर्ड है ना वो सिर्फ पढ़ लेना कि आपने उस चीज को प्रेजेंट कैसे करना है। ग्राफ लर्न करने में टाइम खराब मत करना, कभी नहीं आएगा ग्राफ बनाने को, ठीक है सर। बिकॉज आप ग्राफ लर्न करोगे हर चैप्टर में 2-3 है, और डेटा इतने अजीब अजीब से हैं तो वो लर्न नहीं कर पाएंगे आप। यस सर। देखिए बात क्या है, इंडिया के अंदर लेट से 130 करोड़ लोग हैं, उसमें से मान लो अगर 13 करोड़ लोग गरीब हैं, तो इंडिया में हम कहेंगे 10% पॉपुलेशन पुअर है। इसी ओके को सर। हेड काउंट रेशो कहते हैं। सिंपल है एकदम। यस सर। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग गरीब हैं। अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें, तो अभी लेटेस्ट डेटा आया है कि इंडिया में करीब करीब 17 करोड़ लोग गरीब हैं। लेकिन ना अभी एनएसएसओ जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये सब डेटा कलेक्ट करती है, उसने रिपोर्ट्स जारी करना कम कर दिया है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करें, आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें, तो उन्होंने भी ये चीज मानी है कि हाँ, इंडिया के अंदर पॉवर्टी कम हो गई है। ओके सर। ठीक है, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। तो उसकी रिपोर्ट के हिसाब से भी अगर देखें, तो 17 करोड़ के आसपास गरीब लोग इस समय इंडिया में हैं। हाँ, हम कह सकते हैं कि पिछले 10 साल में ये परसेंटेज बहुत कम हुई है, क्योंकि ये करीब करीब 22 करोड़ के आसपास ये अमाउंट था, नंबर था। तो काफी हद अच्छा। तक इस चीज ओके। को कम किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट जो हुआ है, वो प्राइम मिनिस्टर की जो जन धन योजना आई थी उससे हुआ है। इसमें उन्होंने क्या किया था, सारे पुअर लोगों को बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट कर दिया था। तो जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते हैं, आज उन लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी स्कीम थी। आज के टाइम पे सारे बेनिफिट डायरेक्ट उनके, चाहे वो एलपीजी की सब्सिडी हो, चाहे वो मनरेगा के पेमेंट्स हो, सारी चीजें उन्हें मिल जाती है। यस सर।
ठीक है, पर अभी रिसेंटली एक न्यूज फिर से आई थी, उसमें स्टिंग ऑपरेशन हुआ था कि जो लोग हैं भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, तो ऑफिसर्स ने उन लोगों के वो लगा रखे आईडी और फेक अकाउंट्स लगा रखे हैं और मनरेगा के पैसे लेते चले जा रहे हैं। तो करप्शन हर जगह है अच्छा। ही। ठीक है, अभी हाँ। ये लेटेस्ट न्यूज थी, बुक में तो नहीं लिखा होगा इन्होंने। आइए आगे चलते हैं। अब जरा डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, टेक्निकबाजी तो हुई। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास ही आ सकता है, सबसे सिंपल क्वेश्चन, एकदम टू द पॉइंट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। चलिए आप बोलना शुरू कीजिए, बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं आप, बहुत कुछ पता होगा आप। Causes of poverty. पॉपुलेशन कह दूं सबसे पहले? Yes, sir, population. इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी अच्छी अच्छी स्कीम निकले, हम इनको बेनिफिट नहीं Hmm. पहुंचा सकते, क्योंकि एक एक फैमिली में 10-10 15-15 लोग रह रहे हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि ये तो भगवान की देन है, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज इन्हें कम करनी पड़ेगी। आगे का Yes, पॉइंट sir. देखते हैं। Income सेकंड पॉइंट हम, inequality. एग्जैक्टली इनके पास को क्या बोला आपने, इनकम। वेरी गुड, देख के तो नहीं बोल रहे हो? Yes, sir. Income inequality. No, sir. इनकम इनइक्वालिटी, वेरी गुड, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट है, यही है अच्छा। पॉइंट। इनकम इनइक्वालिटी हम्म। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है। ठीक है जी, और इन्फ्लेशन कह दूं, वो बेचारा जैसे तैसे जुगाड़ करके पैसे कमाता है, मार्केट में वो चीज महंगी हो जाती है, अच्छा। यस सर, ओके। महंगाई खा जाती है बेचारे गरीब आदमी को। जो 100 रुपए का हाँ। सामान है, जैसे तैसे करके 100 रुपए का जुगाड़ करता है, अगले साल पता चलता है वो 105 का हो गया, फिर नहीं खरीद पाओगे आप उसे। यस सर, ओके। अच्छा जी, हाई लेवल ऑफ इंडेटेडनेस कह सकता हूँ, बहुत जबरदस्त कर्जे में डूबे होते हैं ये लोग, ये कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। हाँ। भाई आज तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने ये बात समझ ली है कि कर्जा लेना बुरी बात है, रिलायंस डेट फ्री कंपनी बन चुका है। अच्छा। बड़े ओके बड़े ओके। कॉर्पोरेट्स डेली बेसिस पे बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं कि कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, कैश फ्लो पोजीशन खराब है। तो इतनी बड़ी बड़ी यस सर। कंपनियों के बुरे हाल हैं कर्ज की वजह से, तो गरीब आदमी क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगा, वो कर्जा ले लेता है और हाँ। बेचारा फंस जाता है उसमें। ठीक है जी। यस सर। हाई इलिटरेसी रेट, हम्म। एजुकेटेड ही नहीं है तो उसको काम भी जिंदगी भर फिर उल्टे सीधे ही करने पड़ते हैं, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। अच्छा एक और बात, इंडिया में आज भी जो टोटल हमारी वर्कफोर्स है उसका 60 65 70% के आसपास अगर एग्रीकल्चर में है, और हम एग्रीकल्चर को सुधार दें तो पॉवर्टी काफी हद तक सही हो सकती है। तो पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ रीजन। अच्छा। ओके ओके। अगर हम एग्रीकल्चर को सुधार दें, जो जिस काम में वो लगे हुए हैं वो काम अच्छा कर दें, तो अल्टीमेटली उन लोगों की भी जो स्टेट है वो अच्छी हो जाएगी। यस सर। ठीक है, बहुत है, फिर एक और हाँ। पॉइंट लिख लो, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर आप ध्यान से यस देखो, सर। हर चीज का जवाब सिर्फ पॉपुलेशन है। यस दिखाता हूं मैं सर। आपको कैसे। पॉपुलेशन की वजह से ही मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, तभी इन्फ्लेशन आता है। हाँ। पॉपुलेशन ज्यादा है तभी तो जो एग्रीकल्चर फैसिलिटी अभी है वो सब तक नहीं पहुंच पा रही है। भाई यस सर। एग्रीकल्चर फैसिलिटी है हमारे पास, हम ऐसे बिल्कुल बेकार नहीं है, पर इतने लोगों के लिए नहीं है हमारे पास फैसिलिटी, उतने यस लोगों के लिए अच्छा। हमारे पास जॉब भी नहीं है, सीधी बात है। यस सरकार सर। के पास एजुकेशन सिस्टम है, पर इलिटरेट क्यों रह जाते हो, इतना नहीं संभाल पाएगी सरकार, इतने लोगों के लिए नहीं है। तो आप अगर ध्यान से देखें, हाँ। हर चीज सॉल्व की जा सकती है अगर इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, जो हो नहीं पाएगी कभी, यस क्योंकि सर। डेमोक्रेसी है, हम इन्हें बच्चे पैदा करने से नहीं रोक सकते। आइए जी, हम्म। चाइना के हम पढ़ेंगे, चैप्टर 10 है हमारी बुक में, चाइना ने तो, अब चाइना बहुत एक्सट्रीम ले गया था चीज को, उन्होंने तो फीमेल फीटिसाइड कराया था कि हम पैदा होने ही अच्छा। नहीं देंगे। चाइना बहुत एक्सट्रीम ले गया था, हम उतना तो खैर कभी सोच ही नहीं सकते, लेकिन हम थोड़ा बहुत भी नहीं सोच सकते। चाइना हम्म। ने 1978 के आसपास ले आया था वन चाइल्ड पॉलिसी, हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में, तो उसमें उसने क्लियर कर दिया था कि एक बच्चा पैदा करो, सरकार की सारी फैसिलिटी मिलेगी, एक से ज्यादा बच्चा किसी को फैसिलिटी ही नहीं देंगे, ले लो जाओ। ओह। जब पहले ये किया, लोग नहीं माने, लोग फिर भी बच्चे पैदा करते गए, तो फिर उन्होंने जबरदस्ती हम्म। फीमेल फिटिसाइड कराना शुरू किया, उन्होंने कहा फैसिलिटी भी नहीं देंगे, पैदा भी नहीं करने देंगे। उसका अच्छा। परिणाम ओके ओके। चाइना आज भुगत रहा है, चाइना की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी है, एंड सेम विद जापान। अच्छा। ठीक है, आइए फिर, यस सर, तो ओके ओके। रीजंस हमने देख लिए कि पुअर पॉवर्टी के रीजंस क्या हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन अल्टीमेटली हमारे पास पॉपुलेशन ही है। आइए आगे चल ओके रहा हूं सर। मैं।
उसके बाद आता है कि सरकार क्या कर रही है। अब जरा जिससे बात करनी है उससे बात करें। गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है, ये हमारा नया टॉपिक है। गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है, सरकार से पूछें कि आप क्या कर रहे हो, आप वादे करते हो, यही लोग आपको वोट करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं। तो सरकार के पास 3 तरीके हैं गरीबी हटाने के, लिख लीजिएगा आप, एज इट इज लिख लीजिएगा। सबसे पहला तरीका है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा पर ये पेपर में आता है। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच का क्या मतलब है, आप कंट्री का जीडीपी खींचो, कंट्री का जीडीपी खींचो, अपने आप आपके पास धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा जी। एक सेकंड, ये क्या, जितना लेट, एक सेकंड रुकिएगा, जितना लेट लिया जाए उतना लेट, जितना, एक, अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं कि आप जितना ज्यादा अपनी कंट्री के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तो पर कैपिटा हम मान सकते हैं कि आएगा, लेकिन आपको पता ही है कि पर कैपिटा आता है क्या सब लोगों के हाथ में। नो सर। आपने जीडीपी की लिमिटेशन पढ़ी ही है कि आप जितना भी यस ज्यादा सर, उसको हाँ। ग्रोथ ओरिएंटेड कर लो, उसका पहली बात तो कॉम्पोजिशन नहीं होता कि वो गरीब लोगों के लिए सामान बन रहा हो, लग्जरी आइटम्स बन रहे होते यस हैं। सर। जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया में अच्छे से होगा। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली जो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है वो उतनी ज्यादा कामयाब नहीं है। ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो सिर्फ रिच लोगों को ही मिलता है, जिससे वो और अमीर हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो ये अप्रोच हम, इसका मैं आपको ना एक फोटो भेजूंगा, उसमें से रीड करिएगा, ठीक है ना। जो चीजें हैं, कुछ चीजों का मैं आपको इमेजेस भेजूंगा, उसमें से रीड करके लर्न कीजिएगा। दूसरी अप्रोच पे ठीक। आते हैं। अब जो अप्रोच है वो थोड़ी बहुत काम की है, इन्हें पैप्स कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपने क्लास में सुना होगा, दीज आर कॉल्ड पैप्स, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। यस सर। एलिवेशन कह सकते हैं, इरेडिकेशन कह सकते हैं, पॉवर्टी को हटाने के लिए सरकार बड़े सारे प्रोग्राम चलाती है। इसकी मैं आपको लिस्ट भेजूंगा, पढ़िएगा आराम से। एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, फाइनल्स में भी नहीं आता है, पर मैं आपको भेजूंगा, पढ़िएगा जरूर। ओके सर। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें सरकार क्या करती है, बड़ी सारी योजना चलाती है। जैसे मैं आपको 2-3 के नाम बताता हूँ, इसमें स्कीम होती है, हर स्कीम का कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके। सरकार ने एक योजना चला दी, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसी के अंदर आपकी वो आती है मनरेगा, जो आपको 100 दिन का काम यस मिलता है ना, सर। कि आप काम करो, आपको खाना दे देंगे। फूड फॉर वर्क का मतलब है, फॉर यहाँ पर जो है वो एक्सचेंज के लिए एज अ प्रेपोजिशन यूज हुआ है, कि आप काम करो और हम बदले में आपको खाना दे देंगे। यहाँ पर क्या रहता है, गवर्नमेंट इनको काम तो देती है, बदले में कई बार पैसे की जगह इनको क्रॉप्स दे देती है सीधा। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, और बाकी बहुत सारी स्कीम्स हैं। किसी किसी स्कीम को 100% सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, किसी स्कीम को 50% स्टेट गवर्नमेंट करती है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, किसी में रेशो 70-30 का रहता है, किसी में 25-75 का रहता है। तो वो सबके अंदर रेशो फिक्स रहती है कि जिस स्टेट में वो चीज जारी है उसमें स्टेट गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी। जैसे एक और है, इसमें एक है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेटअप करने के लिए सरकार आपको प्रेरित करती है। जैसे आप मान लो कोई छोटा मोटा कोई मैकेनिक हो, तो आपको आपका ऑक्यूपेशन सेटअप करने में सरकार मदद कर देगी, छोटा मोटा लोन दे देगी। इसके अंदर का अगर अच्छा। हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट 75% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, स्टेट गवर्नमेंट 25% करती है। ओके सर। तो ये बड़े सारे प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट लॉन्च करती है, या तो आपको डायरेक्ट दे देंगे या फिर आपसे काम करवा के दे देंगे, दोनों में से कोई एक काम तो कर ही देंगे। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। उसके बाद एक लास्ट तरीका है, वो है, लिख लीजिएगा, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। जो आपकी मिड डे मील आती है ना स्कूल्स के अंदर, एक बेसिक एजुकेशन, यस सर। कि 10th क्लास के बच्चे को हम फ्री में पढ़ाएंगे। राशन शॉप सारी की सारी इसके अंदर आती है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें राशन मिलता है सबको। आपको मैं थोड़ा इसके हाँ बारे में हाँ। बताता हूँ। राशन का जो सिस्टम होता है वो ऐसा होता है कि आपको 4 किलो व्हीट मिल जाएगा पर पर्सन, 2 किलो आपको राइस मिल जाएगा, ये मैं ऐसी रैंडम फिगर्स ले रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, पर पर्सन। शुगर मिल जाएगी आपको,
तो ये कुछ फिक्स रहता है पर पर्सन। ये कैलोरी, वही कैलोरी वाला सीन है, कैलोरी के बेसिस पे उन्होंने निकाल रखा होता है। इतना गेहूं दे देंगे, इतना चावल दे देंगे, इतना दाल दे देंगे, रेट होता है इनका। रेट, हाँ रेट मुझे पता है, मैंने पढ़ा हुआ है। 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो रेट होता है, बहुत सस्ता मिलता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। इसके अलावा जो स्कूल्स के अंदर मिड डे मील होता है, छोटे बच्चों का खाना फ्री, तो खाना खाने के चक्कर में वो पढ़ाई करने भी आ जाएगा। पता है, अच्छा यस। अटेंडेंस लगवाऊंगा हाँ तो यस। सरकार खाने को भी देगी, तो इस बहाने वो बेचारा कुछ पढ़ भी लेता है। ठीक है जी। यस सर। तो ये 3 तरीके हैं। इनके मैं आपको इमेजेस भेज दूंगा, आप उसमें से पढ़िएगा और बेटर मिलेगा। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, या पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम, या अल्टीमेटली ये अपना मिनिमम नीड का प्रोग्राम। ठीक है सर। ठीक है जी। अब जो हमारा हाँ। इस चैप्टर के अंदर टॉपिक रहता है वो आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर में हमारे पास करने को जो रहता है वो है लिमिटेशंस ऑफ पैप्स। लिमिटेशन ऑफ पैप्स 6 पॉइंट्स कराने हैं मेरे को, वैसे पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, पॉइंट्स की कोई कमी नहीं है। और एक और पॉइंट है जो एग्जाम में आता तो नहीं है पर फिर भी कर लेंगे, कि ब्रिटिशर्स ने गरीबी को और कैसे बढ़ाया। अच्छा ओके। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन, ये मैं मतलब आपको हर क्वेश्चन जो भी कराऊंगा, चाहे वो हो 2 नंबर, मैं आपको 6 नंबर जितना उसमें बता दूंगा ताकि आप लिख पाओ। ठीक है। ओके सर यस। तो अब ये टॉपिक, ये 2 क्वेश्चन रहते हैं, इसके अलावा हमारा सारा काम हो गया है पॉवर्टी का। आप एक काम कीजिएगा, आपको एनसीईआरटी में पढ़ते समय ये दोनों टॉपिक मिले तो वो मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स वाला थोड़ा समझने वाला है, तो वो मैं समझा दूंगा। अब हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, अब आप मुझे ये बताओ कि आप टेस्ट कब दोगे सारा सिलेबस का, तीनों का? सर ये फोर्थ, वो बाकी दोनों तो मैंने लर्न कर लिए। सर हाँ बीओपी में ना फॉरेन एक्सचेंज वाला पार्ट नहीं आ रहा, सिर्फ बीओपी आ रहा है। हाँ, तो ठीक है, मैं उस उतना ही लिख आपको भेजूंगा स्क्रीनशॉट लेके टेस्ट। यस सर। तो वो दोनों तो हो गए, अब मैं ये वाला लर्न करना स्टार्ट कर देती हूँ। इन 2 क्वेश्चन के अलावा आप मेरे को ये सारा कल तक दे सकते हो टेस्ट? सर ट्राई करती हूँ याद करने का। या मैक्सिमम परसों ले लें? ठीक है सर, परसों कर लेते हैं। आज जैसे 20 है तो 31 जुलाई को आप मेरे को टेस्ट दे दो, पूरा जितना भी आ रहा है। ओके सर। कल की क्लास भी ले रहे हैं, कल की क्लास में ना मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन करा दूंगा, 15 मिनट का काम है, ज्यादा लंबा काम नहीं है। ओके ओके सर। या मैं आपको, रुको 2 मिनट रुको, सुन के ही जाओ आप। पैप्स की बात बताता हूँ मैं थोड़ी। पॉवर्टी एलिवेशन अच्छा। प्रोग्राम पता है क्यों नहीं चल पाते सरकार के? गरीब लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते, ये बता ही देता हूँ ना। यस सर। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, आते ही नहीं। आ क्यों नहीं पाते? उन्हें पता ही कुछ नहीं होता कि सरकार की कौन सी स्कीम कब चल रही है। ओके। गरीब लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत कम होता है, एक्टिवली आते नहीं। दूसरा, सरकार हर साल थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस गरीब लोगों के लिए सेटअप करती है, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी नहीं है कि वो सारा पैसा या वो सारा बेनिफिट इन तक पहुंचाया जा सके। तो फिर वो जाता कहाँ है? पहुंचता ही नहीं ना, वो बीच में ही गायब हो जाता है। ओह अच्छा। ठीक है जी, कुछ नहीं पहुंच पाता जी, सरकार अपनी तरफ से करती है, लेकिन वो पार्लियामेंट में तो बोल देते हैं, पर वही मिनिस्टर उसे बाहर वो सारा पैसा खुद ही खा जाते हैं। आइए अच्छा। अगला देखिए। इसके बाद आप एक पॉइंट ले सकते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेस। देखो, लैक ऑफ रिसोर्सेस की अगर हम बात करें ना, तो इसमें सरकार की गलती नहीं है। आपकी पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है, हम करें तो करें क्या? ठीक है। और हम यहाँ पे ले सकते हैं कि अगर आप पॉवर्टी का मैग्नीट्यूड देखो, पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में सरकार जो पैसा इन लोगों के लिए एलोकेट करती है, वो पैसा पहली बात इन तक पहुंचता नहीं, और जितना पहुंचता है वो बहुत ज्यादा कम पड़ता है। यस ओके। ठीक है जी। इसके अलावा हाँ। आप एक पॉइंट और ले सकते हैं, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है, चलिए मान लीजिए पहुंच गया, पहली बात तो है पुअर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ही नहीं है, आप पहुंचा ही नहीं सकते, आप रिमोट एरियाज में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तीसरा है रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं। चौथा है इम्प्लीमेंटेशन। वैसा। चलिए मान लीजिए किसी जगह तक चीज पहुंच भी गई, तो वो लोग यहाँ पर सबसे पहली बात आती है करप्शन, कुछ पैसा खा जाते हैं, पूरा पैसा नहीं देते। दूसरा इसके अंदर आता है लैक ऑफ ट्रेनिंग। जो गवर्नमेंट की खुद की वर्कफोर्स है वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है ये सब काम करने के लिए।
इसके अलावा इसके अंदर एक और पॉइंट आप ले सकते हैं, करप्शन से रिलेटेड ही बता रहा हूँ। नॉन पुअर लोग इन सारी स्कीम्स का बहुत ज्यादा फायदा उठा जाते हैं। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड लाखों रुपए निकाल रहे होते हैं सरकार की गरीबों वाली स्कीम में से। सिर्फ करना कुछ नहीं अच्छा। होता, करना कुछ नहीं होता, किसी का भी एक मान लीजिए आईडी प्रूफ ले जाओ, वो सब ले जाओ, सब भरवा के फॉर्म, और वहां पर दफ्तर में जमा कर दो, और वहां पर जो बंदा बैठा है उसको थोड़े से पैसे खिला दो, लाखों रुपए यहाँ से खींच लो, थोड़ा इसे भी खिला दो, सारा का सारा बेनिफिट बड़े बड़े फार्मर्स का ही। अच्छा, ओके ओके। ठीक है जी। तो 4 पॉइंट सफिशिएंट है इसके यस अंदर सर। कि पुअर लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है जी। यस ओके। तो अब तो हमारा सिर्फ ये ब्रिटिशर्स वाला रह गया है, ये करते हैं, उसके बाद आप ये सब अपना लर्न करके मेरे को परसों तक टेस्ट दे दो। ठीक है सर। ठीक है, कल की क्लास का टाइम मैं हाँ। आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, रात तक। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सब? यस सर। चलिए सर फिर बिजनेस मिलते हैं। स्टडीज हाँ, की कब क्लास होगी? कल क्लास है प्लानिंग के वो बीएसटी। केस स्टडी। हाँ, कल आपकी बीएसटी की 3 से 4 क्लास है। ठीक है सर, ओके। ठीक है, बाकी थैंक्स। इको की क्लास का टाइम मैं आपको बताता हूँ। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू, ओके बाय। ओके बाय। ठीक है।